हेलो एवरीवन, दिस इज मानवदा गहलोत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मानवदा एस्ट्रोनॉमर। तो प्यारे बच्चों, हम कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये आपकी किताब का नाम है। ये पाठ्य पुस्तक संख्या 2 है, यानी ब खंड हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो खंड अ है वो सांख्यिकी को लेकर है। तो आइए सिलेबस देखते हैं, इस बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत जो निम्न स्तरीय आर्थिक विकास रहा है वो कृषि क्षेत्र तक हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो जो चैप्टर 1 है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष यानी 1947 तक की भारतीय अर्थव्यवस्था की दशाओं के बारे में जान पाएंगे। साथ ही आप भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास और गत्यावरोध की स्थिति में पहुंचा देने वाले कारणों को समझ पाएंगे। तो ऐसे कौन से कारण थे जो भारतीय अर्थव्यवस्था दिशाहीनता की स्थिति में चली गई, तो इन सब के बारे में हम इस अध्याय में समझेंगे। तो देखो, अध्याय के शुरू में एक बात कही गई है। विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस 1894 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ये वाइसराय रहे हैं। इन्होंने एक बात कही थी, ये बात अपने आप में महत्व रखती है कि किस तरीके से भारत इंग्लैंड के लिए एक महत्वपूर्ण उपनिवेश था। तो इन्होंने क्या कहा है कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, परंतु यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य के सूर्य का जो अंत है या सूर्य अस्त हो जाएगा। तो इंग्लैंड के लिए भारत किस तरीके से महत्वपूर्ण दिखाई देता है, ये इस बात में स्पष्ट हो जाता है। तो देखो, भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। अंग्रेज 16वीं शताब्दी में भारत आए थे व्यापार करने, लेकिन भारतीयों की दशा और भारतीयों की सोच और भारतीयों की शक्ति जब उन्होंने देखी, तो उन्हें लगा कि हम साम्राज्यवादी सोच जो है हमारी है वो यहाँ चल सकती है। बात यही जो है इनके दिमाग में आ गई कि भारत को जो है वो अपने अधीन किया जा सकता है, भारतीय साम्राज्य को अपने हितों में काम में लिया जा सकता है, भारतीय संसाधनों को। तो उसी के मद्देनजर साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां उनमें पनपी और धीरे धीरे पूरे भारत को उन्होंने अधीन कर लिया। सबसे पहले बंगाल अंग्रेजों के अधीन हुआ और धीरे धीरे पूरा भारत जो है अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो हम इंग्लैंड के उपनिवेश के रूप में हम 200 वर्षों तक रहे हैं। इन 200 वर्षों में हमारी इकोनॉमी किस तरीके से आगे बढ़ती है, विभिन्न इकोनॉमी के जो क्षेत्र हैं वो किस तरीके से दिखाई देते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले। तो इस अध्याय में हम ये जान पाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में जान पाएंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके से दिखाई देती है। उसके साथ ही इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से उन बातों की भी पहचान करेंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हमें पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना आज से नहीं है। विशेष रूप से ये उस अवधि में जब 15 अगस्त भारत 1947 को आजाद हुआ और उससे पहले तक हम 200 वर्षों तक इंग्लैंड के क्या रहे हैं, गुलाम रहे हैं। तो इस अवधि में भारत के संसाधनों का उपयोग इंग्लैंड के विकास के लिए हुआ। यानी 200 वर्षों का जो हमारा औपनिवेशिक काल रहा है, हम इंग्लैंड के जो अधीन रहे हैं, इस अवधि में इंग्लैंड के विकास के लिए भारतीय संसाधनों का इस्तेमाल हुआ। तो भारत से जो कच्चा माल है वो इंग्लैंड के उद्योगों में जाता और वहां का निर्मित माल भारत जो है पहुंचता। तो इस तरीके से भारत एक कच्चा माल प्रदाता देश बनकर रह गया और आयातकर्ता देश बनकर रह गया निर्मित माल का। तो इंग्लैंड की मशीनों से बना हुआ माल भारत में बिकने के लिए आ जाता। तो इंग्लैंड के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार बनकर रह गया। तो इस अवधि के दौरान भारतीय इकोनॉमी किस तरीके से गर्त में चली गई, इंग्लैंड या कह सकते हो ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कोई रोल अदा नहीं किया, भारतीय संसाधनों का शोषण किया और भारतीय संसाधनों का पलायन इंग्लैंड की और इस अवधि में दिखाई देता है। तो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास को हम पढ़ने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम कृषि में निम्न स्तरीय दशाओं को समझने वाले हैं। तो देखो, अंग्रेजी शासन की स्थापना से पहले भारत की अपनी एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। हमें पता है भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारतीय व्यापारी जो हैं विदेशों में अपनी माल को लेके जाते और वहां से सोना चांदी रत्न जवाहरात भर भर के वापस लाते थे। तो भारत से सूती वस्त्र हैं, रेशमी वस्त्र हैं, धातु आधारित बहुमूल्य मणि रत्न और इनसे जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत पूरी दुनिया भर में फेमस था। भारत में बनी इन चीजों की मांग विश्व के बाजारों में बहुत अच्छी खासी
रही थी। तो एक उदाहरण यहाँ पर दिखाई देता है बंगाल के सूती वस्त्र का। तो देखो बंगाल का जो ढाका भाग है, ढाका आज के समय जो है बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ये क्षेत्र पहले भारत का ही भाग रहा है। तो 1947 से पूर्व तक, भारत के आज़ाद होने से पूर्व तक ये क्षेत्र जो है वो हमारे अधीन रहा है। 1972 में फिर ये पूर्णतः पाकिस्तान से भी अलग होकर बांग्लादेश के रूप में बन गया। तो ढाका की जो मलमल है वो वर्ल्ड में फेमस थी। यहाँ इस मलमल के बारे में ये कहा जाता था कि वो एक अंगूठी में से पूरा थान उसका निकाला जा सकता था। तो महीन कपड़ा इस तरीके का दिखाई देता है, इस तरीके की उसकी बनावट थी कि वो एक अंगूठी में से निकाला जा सकता है। माचिस की एक डिब्बी में 1 मीटर कपड़ा समेट कर रखा जा सकता है। तो इस प्रकार की जो शिल्पकला, हस्तकला है वो भारत में दिखती थी, और ये जो है खत्म हो गई। ये किस कारण खत्म हुई? इसकी मुख्य वजह यही रही कि औपनिवेशिक काल की नीतियां हम कह सकते हैं। तो देखो औपनिवेशिक शासकों द्वारा इस प्रकार की नीतियां बनाई गई थी कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो है करने वाली नहीं थी। वो भारत की अर्थव्यवस्था से परे रहकर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करने से परे रहकर इंग्लैंड का विकास करने वाली नीतियां यहाँ पर दिखाई देती है। तो भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने वाला और वहां बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। तो अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो केवल इतनी थी कि भारतीय संसाधनों का इस्तेमाल इंग्लैंड के विकास में किया जाए। तो इसका परिणाम यह हुआ कि भारत एक कच्चा माल देने वाला देश बनकर रह गया और तैयार माल प्राप्त करने वाला देश बनकर रह गया। तो इंग्लैंड की कारखानों में कच्चा माल भारत से मिलता और वहां निर्मित माल वापस बिकने के लिए भारत आ जाता। तो इस अवधि के दौरान देखो भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन भी ब्रिटिश हुकूमत में नहीं किया, न ही ईमानदारी से कोई इस तरीके का प्रयास हुआ कि राष्ट्रीय आय भारत की क्या है, प्रति व्यक्ति आय भारत की क्या है, किस तरीके से दिखाई देती है। इस संबंध में कोई जो है आंकड़े इकट्ठे करने के प्रयास सरकारी स्तर पर कभी हुए ही नहीं। हाँ, निजी स्तर पर जरूर कुछ प्रयास हुए। इन प्रयासों को करने वाले दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्नी, फिंडले सिराज, डॉक्टर VKRV राव, RC देसाई, ये कुछ आकलन जरूर दिखाई देते हैं। इन्होंने अपने निजी स्तर पर कुछ भारत के आर्थिक आंकड़े यानी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से संबंधित आंकड़ों को इन्होंने इकट्ठा किया। लेकिन इनके आंकड़ों में अपना दोष है, क्योंकि ये निजी स्तर पर आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। तो निजी स्तर पर आंकड़े इकट्ठे किए जाने का अपना दोष है, इनमें कुछ विसंगतियां दिखाई देती है। तो देखो औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन फिर भी सभी अध्ययनकर्ता इस बात पर सहमत रहे हैं कि इस अवधि के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय की जो वार्षिक वृद्धि दर है ये मात्र 2% थी। 2% ये बहुत ही नीची वार्षिक वृद्धि दर है। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति उत्पाद की वृद्धि दर तो मात्र 0.5% थी। तो इन आंकड़ों से ही पता चल जाता है कि भारतीय इकोनॉमी किस तरीके की गर्त में या किस तरीके से निम्न स्तरीय दशाओं में दिखाई देती है। अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास इस अवधि के दौरान किस तरीके से कृषि क्षेत्र दिखाई देता है। तो देखो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में ही दिखाई देता है। लगभग भारत की 85% जो आबादी है वो कृषि पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि से ही आजीविका प्राप्त कर रही थी। तो एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही। 85% आबादी कृषि पर निर्भर करती है, तो इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, इस क्षेत्र के लिए नीतियां बनाई जानी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पाई। तो देखो ब्रिटिश काल से पूर्व भारतीय कृषि किस प्रकार दिखाई देती है उसके बारे में बर्नियर ने एक जो है अपना संस्मरण दिया है। इसने बंगाल के बारे में बताया है कि बंगाल में किस तरीके से सूती, रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर, मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात ये क्षेत्र करता था। यहाँ इन वस्तुओं का उत्पादन खूब और बहुतायत में होता था। लोग अपने आंतरिक उपभोग के लिए वस्तुएं रखने के बाद भी जो बची वस्तुएं हैं उनका निर्यात करते थे। गेहूं, सब्जियां, अनाज, मुर्गे, मुर्गियां, बतख, इनका खूब उत्पादन यहाँ पर होता था। साथ ही ये कहता है कि सूरों के बड़े बड़े झुंड और भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी यहाँ विद्यमान थे। अब ये बर्नियर किस अवधि की बात कर रहा है? पूर्व ब्रिटिश काल की अवधि की बात कर रहा है, ब्रिटिश काल के दौरान की अवधि की बात नहीं कर रहा है। तो बर्नियर जो फ्रांसीसी यात्री इस ब्रिटिश शासन से पूर्व जब भारत आया था, तो उस अवधि में उसने यहाँ पर जो चीज देखी थी उसके बारे में उसने वृत्तांत लिखा है, अपना विचार उसने जो देखा है, अपने संस्मरण उसने लिखे हैं।
तो इन संस्मरणों में ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि भारतीय कृषि काफी अच्छी खासी स्थिति में थी। स्व उपभोग उत्पादन होने के बाद भी उत्पादन का भाग बचता था, जिसे हम निर्यात करते थे या कह सकते हैं जिसका हम व्यापार भी करते थे। और साथ ही सिंचाई सुविधाएं भी पर्याप्त मात्रा में थी। सिंचाई के लिए गंगा नदी को काटकर बनाई गई नहरों का जाल भी बिछा हुआ था। लेकिन औपनिवेशिक शासन में ऐसा क्या हुआ कि जिससे कृषि का विकास जो है थम गया और कृषि गतिहीनता की स्थिति में चली गई। तो जो 200 वर्षों का जो ब्रिटिश शासन का जो भाग रहा है भारत में, उस अवधि के दौरान कृषि गतिहीनता की स्थिति में दिखाई देती है। तो कृषि एक बड़े आबादी को यानी बड़ी जनसंख्या को आजीविका देती है, लेकिन फिर भी कृषि गतिहीनता में दिखाई दी। क्यों? क्योंकि सरकारी नीतियां ऐसी थी। तो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के कोई प्रयास नहीं किए, ना ही कृषि में कोई नवाचार अंग्रेजी हुकूमत ने किए। साथ ही हमारी जो भू व्यवस्था जो थी वो भी दोषपूर्ण थी। यानी अंग्रेजों ने बिचौलिए खड़े कर दिए। यानी बिचौलिए कौन? जमींदारी व्यवस्था हमारे यहाँ पर दिखाई देती है। तो देखो, अंग्रेज और किसान के बीच ये जमींदार दिखाई देते हैं। जमींदारों को एक टारगेट दिया जाता कि आपको इतना लगान वसूल करना है। अब वो टारगेट जमींदार को पूरा करना पड़ता। अगर जमींदार वो टारगेट पूरा नहीं करते तो जमींदार के अधिकार छीन लिए जाते, वो क्षेत्र जमींदारों से ले लिया जाता और उसकी जगह कोई नया जमींदार बना दिया जाता, नियुक्त कर दिया जाता। तो लगान वसूलने के जो बात आती है वो भी दशाओं को देखकर नहीं वसूला जाता। कृषि क्षेत्र में अगर इस साल उत्पादन कम हुआ है तो उसमें किसी प्रकार की रियायत नहीं थी। इस साल अकाल पड़ गया है तो किसानों के लिए कोई जो है रियायत या छूट नहीं दी जाती लगानों में। तो इस तरीके से लगान की दर ऊंची थी, साथ ही किसानों की दशाओं को और परिस्थितियों को नहीं देखा जाता। प्रकृति क्या जो है, चाहे बाढ़ आए, चाहे बारिश ज्यादा हो जाए, चाहे बारिश कम हो जाए, जो प्राकृतिक दशाएं हैं ये अगर प्रतिकूल होती तो किसानों की स्थिति दयनीय बन जाती। तो इन सब कारणों से किसानों की स्थिति निरंतर दयनीय होती गई। जमींदार किसानों का शोषण करने लगे। औपनिवेशिक नीतियां इस प्रकार की थी जो किसानों की दशाओं को सुधारने के लिए किसी भी तरीके से सहायक सिद्ध नहीं हुई। तो जमींदारों की रुचि जो थी वो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे अधिक लगान संग्रह करने की रही। तो इन सब कारणों से किसान जो है वो नितांत दुर्दशा में चले गए। किसानों की स्थिति गिरती गई, कृषि जो है वो पिछड़ती गई। अब किसानों की दशा पिछड़ेगी तो कृषि व्यवस्था बिगड़ेगी। तो राजस्व व्यवस्था की शर्तें इस प्रकार की रही है जो किसानों के लिए अहितकारी थी। और इस अवधि के दौरान देखो, प्रौद्योगिकी का विकास जो है वो निम्न स्तर पर था। यानी टेक्नोलॉजी कृषि में कोई भी नहीं अपनाई गई। यानी कृषि के लिए समय अनुरूप जो नई बातें और नए नवाचार जो कृषि क्षेत्र में होने चाहिए वो किसानों के लिए कभी आए नहीं, ना ही सरकारी जो है स्तर पर प्रयास किए गए। तो ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय कृषि को सुधारने, भारतीय कृषि की दशाओं को ऊपर उठाने, सिंचाई सुविधाओं का विकास करने और उनसे रिलेटिव कोई काम नहीं किए। ना ही उर्वरकों का जो है प्रयोग जो है वो किसानों को लिए हुआ, किसानों को दिया गया। ना ही उर्वरकों का जो है प्रयोग बढ़ाने के संबंध में जो है वो प्रयास किए गए। तो इन सब दशाओं के कारण कृषि उत्पादकता का स्तर नीचे ही बना रहा। देखो, कृषि क्षेत्र में फल में जो है औपनिवेशिक काल के दौरान बढ़ोतरी जरूर दिखाई देती है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता का अगर हम आकलन करेंगे तो ये बहुत ही नीची रही। तो कृषि में कुछ क्षेत्रों में व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों का जो है उत्पादन, उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं। इस काल के दौरान कृषि का व्यवसायीकरण थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन ये व्यवसायीकरण हमारे हितों के लिए या हमारे किसानों के फायदे के लिए नहीं हुआ। कृषि का व्यवसायीकरण किया गया इंग्लैंड के विकास के लिए। अब कैसे इंग्लैंड के विकास के लिए कृषि का व्यवसायीकरण भारत में दिखाई देता है? तो देखो, भारत से कुछ फसलों की मांग ब्रिटेन में ज्यादा थी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, नील। नील एक प्रकार का पौधा है और उस पौधे को पीट कर और कूट कर उनसे ये नील जो है उत्पाद लिया जाता और ये छपाई में काम आता। उसी के साथ ही पटसन है, पटसन को पीट कर कूट कर और डोरियां बना लीजिए, रेशे निकाल लिए जाते हैं, उन्हीं से फिर जो है बुनाई और थैले और ये बनते थे। तो इन उद्योगों में इनकी खूब मांग थी, नील की मांग थी। तो नील की खेती करने का एक दोष ये था कि इसकी खेती के कारण किसानों की जो उर्वरा शक्ति है भूमि की वो कम हो जाती। किसान इसको करने और इसको बोने के इच्छुक भी नहीं थे, लेकिन उन पे थोपा गया, उनसे जबरदस्ती उत्पादन करवाया गया। तो
व्यावसायिक फसलें कुछ यहाँ पर उत्पादित होनी चालू भी हुई, उनके जैसे एक कपास है, नील है, पटसन है, इसके अलावा तो इनके उत्पादन में बढ़ोतरी दिखाई देती है, लेकिन इनके लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिले। कुल मिला के इनकी खेती जबरदस्ती अगर ये करवाई भी गई तो इनके लाभ हमारे किसानों को कभी मिले ही नहीं। खाद्यान्नों की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन जो है वो करना पड़ता, और जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड के कारखानों में ही होता। यानी अंततः लाभ किसको जाता है? इंग्लैंड को ही जाता। अगर ये उत्पादन भारतीय उद्योगों में जाता तो भारतीय उद्योगों का विकास करते। अगर नील की खेती की जा रही है और नील का उत्पादन भारतीय उद्योगों को मिलता, भारत के सूती वस्त्र, कपास, सूती वस्त्र भारतीय उद्योगों में जाती, तो वहां भारतीयों का फायदा होता। यहाँ उत्पादन जो व्यवसायिक उत्पादन जो कुछ फसलों का होने लगा, कुछ व्यवसायिक फसलों का उत्पादन होने लगा, इनका लाभ केवल इंग्लैंड को हुआ। तो इस तरीके से भारतीय कृषि जो है वो पिछड़ गई। भारतीय जो फसल पैटर्न है वो परिवर्तित हो गया। किसानों को जबरदस्ती कुछ फसलों की खेती करवाई जाने लगी, खाद्यान्न फसलों के जगह वाणिज्यिक फसलें बोई जाने लगी। तो इस तरीके से भारतीय कृषि जो है वो निम्न स्थिति में चली गई। ब्रिटेन ने किसी भी प्रकार से भारतीय कृषि को सुधारने के कोई प्रयास नहीं किए, न ही इस क्षेत्र में कोई निवेश किए। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम कल के वीडियो में औद्योगिक क्षेत्र को पढ़ेंगे, किस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र गतिहीनता में दिखाई देता है औपनिवेशिक काल के दौरान। तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। गुड बाय।